नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से द करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 26 अप्रैल और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण द हिंदू की खबरों की। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया एक स्टेटमेंट कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कल आसान हो जाए तो आपको उसके लिए आज ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी कोई भी कल आसान नहीं होगा जब तक आपका आज कठिन परिश्रम से भरा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर जैसे कि 2025 का यूपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, तो उसके लिए आपको अभी से जाग जाना होगा, अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये देखना है कि 2025 में अगर आपको डीएम बनना है, आईपीएस अधिकारी बनना है, एसपी बनना है, तो उसके लिए आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, वो कठिन परिश्रम करने का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात के साथ, इसी जोश और जज्बे के साथ हम लोग आज पहली आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे वायलेशन ऑफ एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे डोंगरिया कोंड ट्राइब जो कि उड़ीसा की है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेज नंबर 1 पे और जीएस 2 का ये पार्ट होगा। डोंगरिया कोंड जो ट्राइब है ये जीएस फर्स्ट का पार्ट होगा, ये पेज नंबर 4 पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चनिंग द पोल्स ये पेज नंबर 8 पर आपको दिखाई पड़ेगा, द हिंदू का और जीएस 2 का पार्ट है ये। एससी डिक्लाइंस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन द पिटीशन टू एंड कोलेजियम रिवाइव एनजैक, ये एनजैक की जो बात है वो पेज नंबर 12 पर मिल जाएगी और जीएस 2 का पार्ट होगा ये। लोकसभा सेकेंड फेज का जो इलेक्शन है वो पेज 1 पर ही, फ्रंट पेज पर ही आपको दिखेगी ये खबर, और जीएस 2 का पार्ट है ये। INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये जो आपको पेज नंबर 3 पर इसका जानकारी मिलेगा और जीएस 1 का ये पार्ट है। स्किन वाइटनिंग क्रीम्स लैंड जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो सकता है, वो पेज नंबर 7 पर आपको दिखेगा और जीएस फर्स्ट का पार्ट होगा ये। ठीक है, और इसका संबंध कुछ क्या उसको बोलते मरकरी से भी है, तो इस बारे में बड़ी ही रोचक बातें आपको बताएंगे और कुछ खतरनाक चीजें। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो कि जीएस फर्स्ट का पार्ट है और जीएस सेकंड का भी आप इसको पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल है INCOI इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसके बारे में इस आर्टिकल में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी होगी, एक वर्ड है बैथीमेट्री। ठीक है, इसको समझिएगा। इसका मतलब होता है जो ओशियन होता है, ओशियन या महासागर, उसकी जो गहराई मापी जाती है, जो उसकी गहराई मापते हैं, जैसे मान लीजिए महासागर कितना गहरा है, जो गहराई इसकी मापी जाती है, उसी के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसी को हम बोलते हैं बैथीमेट्री। ठीक है, तो इस आर्टिकल में आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या है? देर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द अपर ओशन सैलिनिटी टेम्परेचर एंड करेंट्स, मतलब जो समुद्र की धाराएं हैं, जो समुद्र का खारापन है, उसका जो तापमान है, उसमें जो है क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है इन द अपर ओशियन, मतलब ऊपरी हिस्से में। ठीक है, अब देखिए, द स्टडी हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैथीमेट्री इन एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओशियन डायनेमिक्स टू इम्प्रूव द ओशियन स्टेट फॉरकास्ट। इसमें बताया गया है कि इस आर्टिकल में ये बैथीमेट्री जो है, इसकी इंपॉर्टेंस हमको पता चलती है कि इससे हमें क्या फायदा होता है। इससे हमें ये फायदा होता है कि हमको पता चलता है कि आखिर ओशियन में चल क्या रहा है, व्हाट इज ओशियन डायनेमिक्स, और उसे इम्प्रूव करने के लिए हम उसको किस तरीके से, उसका जो फोरकास्ट है उसको हम कैसे, मतलब एक प्रकार से भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट, मतलब कि चूंकि आपको पता है कि ओशियन जो महासागर होते हैं उनसे जो है मौसम और जो ये जलवायु है इसका सीधा संबंध होता है। तो अगर महासागरीय धाराओं में महासागर की लवणता और उसके टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन होगा, तो उससे जाहिर सी बात है कि मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होगा। तो ये जो बैथीमेट्री है, इससे हम लोग इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र का तापमान और उसके आसपास का जो तापमान होगा, उसका जो मौसम होगा, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर द इंडियन रिम कंट्रीज एंड सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, आगे देखिएगा, देर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द अपर ओशियन सैलिनिटी, जो ओशियन है, महासागर है, उसकी जो अपर ओशियन सैलिनिटी है, मतलब जो खारापन आया है उसमें, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। दूसरी चीज क्या हुआ,
टेम्परेचर जो तापमान है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, तापमान जो है वो भी, एंड करंट्स मतलब जो धाराएं हैं, पर्टिकुलरली नियर द कोस्ट, ओशियंस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन बोथ वेदर एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन। वेदर और क्लाइमेट के प्रेडिक्शन में जो ओशियन या जो महासागर है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वेल्ड इंडस्ट्री है, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं। ड्यू टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, it is essential to accurately forecast specific oceanographic parameters such as currents, temperature, and salinity of surface and the surface and different time scales। क्योंकि आपको पता है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है ओशियन से वो बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, जैसे कि ओशियन जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो इसलिए हम उन सब चीजों को जांचने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, सैलिनिटी मतलब उसका खारापन, एक पैरामीटर ये हो गया। दूसरा पैरामीटर हो गया उसका टेम्परेचर, ठीक है, उसका टेम्परेचर। और तीसरा पैरामीटर क्या हो गया, उसका जो करंट है मतलब जो उसमें धाराएं हैं, गर्म धाराएं, ठंडी जल धाराएं, ये सारी जो धाराएं हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पूरे आर्टिकल से हमको एक शब्द का पता चलता है, बैथीमेट्री, जिसका मतलब होता है गहराई का मापन। जो ओशियन होता है उसकी गहराई की मापन, और उसी गहराई के मापने से इन सारी चीजों का हमें पता लगता है। तो ये आर्टिकल बस इतने ही बारे में। आगे चलिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने जो जेपी नड्डा है, जो नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी के, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट कौन है इस समय, वो है जेपी नड्डा, जिनको हम जयप्रकाश नड्डा बोलते हैं। उनसे जो इलेक्शन कमीशन है उसने क्या पूछा, उसने कहा कि द इलेक्शन कमीशन सेंड सेपरेट नोटिसेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी एंड द कांग्रेस। कांग्रेस और प्रेसिडेंट के जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट, उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस गया हुआ है। और स्पेशली इलेक्शन कमीशन ने जेपी नड्डा से पूछा है कि वो जो वो क्या कहते हैं, मोदी का जो स्पीच था उसके बारे में उनसे पूछा गया है। और दूसरी चीज उनसे ये भी कहा गया है कि सेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड ऑब्जर्व प्रोविजंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेटर एंड स्पिरिट, इन लेटर एंड स्पिरिट। मतलब कि बोला गया है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने हाई पोजीशन पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इस समय इलेक्शन का टाइम चल रहा है, और इलेक्शन के टाइम में क्या लगा होता है, इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किया जाए और लोगों में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया जाए, गुड एग्जाम्पल सेट किया जाए। जो अदर पॉलिटिशियंस है उसमें गुड एग्जाम्पल सेट करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर लांछन न लगाए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम न किया जाए कि मोदी ने ये बोल दिया, या फिर जेपी नड्डा ने ये बोल दिया, या फिर अमित शाह ने कुछ गलत बोल दिया। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग अच्छे से, जो इलेक्टोरल सिस्टम चल रहा है, जो भी इस समय मौसम चल रहा है मतदाताओं का, उसको सही से पालन करें और उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। Addressing Mallikarjun Kharge, the EC attached the complaints alleging that Mr. Kharge and Mr. Gandhi had violated the MCC by making false allegations against the PM। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी नोट करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप लोगों ने मिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं उसके लिए उनको नोटिस भेजी गई, ठीक है। और इस समय आपको पता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो बहुत सारी चीजों पर रोक होती है। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई लॉफुल बैकिंग नहीं है। लॉफुल बैकिंग मतलब अगर इसका कोई इसको तोड़ेगा, इसको ब्रेक करेगा तो किसी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसकी कोई विधिक बैकिंग नहीं है, इसको कोई अलग से सिक्योरिटी नहीं। फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इसको बनाया है कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जिससे कि जो भी चुनाव हो रहे हैं वो फ्री और फेयर हो सके, और पार्टीज जो है अपने पक्ष में और दूसरे के लिए पक्षपात ना कर सके, ठीक है। इसमें थोड़ा समझते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक ऐसी गाइडलाइंस होती है जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है, कब, जब वो चुनाव की घोषणा कर देता है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द कंडक्शन ऑफ द पॉलिटिकल कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट ड्यूरिंग द इलेक्शंस। और ये कब लागू होता है, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स इमीडिएटली विद द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल। जो ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव का शेड्यूल घोषित करता है, ठीक उसी टाइम पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपको सवाल आएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो ही अनाउंसमेंट होता है। और अनाउंसमेंट कौन करता है, अनाउंसमेंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है और ठीक उसी टाइम पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं व्हाट इज एक्चुअली प्रोविजंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन जो होता है वो होता है नो पार्टी कैन इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी विच में एग्रीवेट existing differences or create mutual hatred or cause tension between different caste and communities, religious or linguistic। देखिए, जो ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, ठीक है, एमसीसी जो लगता है, उसके बाद क्या होता है कि कोई भी पार्टी ना तो किसी प्रकार का हेट स्पीच दे सकती है, ठीक है, हेट स्पीच नहीं दे सकती। दूसरी चीज, कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा नहीं दे सकती कि एक दूसरी कम्युनिटी को क्या किया जाए, वो भड़का दिया जाए। ठीक है, कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तीसरी चीज क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने हैं, वो भी गलत, खास करके फॉल्स एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाने हैं। ठीक है, जैसे आजकल आपने देखा होगा राहुल गांधी जो है वो मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है। इससे खुद ही पता चल रहा है कि देयर इज नो फॉलोइंग्स ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो उसमें जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया गया है। धार्मिक या भाषाई आधार पर बांटने का प्रयास नहीं किया जा सकता। धार्मिक या भाषाई आधार पर आप नहीं बांट सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण ये पार्ट है। क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, एक जैसे बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो अब कांग्रेस बीजेपी को क्या क्रिटिसाइज कर रही है, नहीं करना चाहिए, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन मेड शैल बी कन्फाइंड टू देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, पास्ट रिकॉर्ड एंड वर्क। ठीक है, दूसरी चीज, क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पार्टीज आर देयर वर्कर्स बेस्ड ऑन अनवेरिफाइड एलिगेशंस आर डिस्टॉर्शन शैल बी अवॉइडेड। अब ये नहीं है कि जो भी मन में आया उसको आप बोल दिए, पता चला पार्टी के बारे में आपने, दूसरी पार्टी के बारे में आपने गलत एलिगेशन लगाए, उनके ऊपर, उनके जो वर्कर्स है उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगा दिए, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एमसीसी में। तीसरी चीज, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट। अपना वोट बढ़ाने के लिए आप किसी से ये अपील नहीं कर सकते कि आप मेरी जाति के हैं तो आप मुझे ही वोट दीजिए, आप मेरी कम्युनिटी के हैं तो आप मुझे ही वोट दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तीसरी चीज, उनके भावनाओं को भी आप जो है अपने ट्रैप में नहीं फंसाएंगे कि मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, मुझे एक बार वोट दीजिए तो आपकी जो भी समस्या है मैं उसको दूर कर दूंगा। इन सब प्रकार से जो है आप किसी भी मतदाता को अपनी तरफ गलत तरीके से आकर्षित नहीं करेंगे। दिस इज द spirit of model code of conduct। Parties and candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life not connected with the public activities of leaders or workers to other parties। ये भी ध्यान रखना होगा कि जो पार्टीज और कैंडिडेट है उनको इतना ध्यान रखना होता है वो दूसरे का क्रिटिसिज्म उनके प्राइवेट लाइफ पर नहीं करेंगे जो कि उनके पब्लिक वर्क से कनेक्टेड हो, ऐसी कोई भी आलोचना नहीं की जाएगी। दिस इज द बेसिक नीड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इसको इसीलिए बनाया गया है जिससे भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाया जा सके। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि कैसे एक निष्पक्ष चुनाव हो, क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो एक प्रकार से जो सबसे बड़ा पिलर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, उसको जो है करवाना बहुत जरूरी है। ये था आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। डोंगरिया कौन एक ट्राइब, एक जनजात या ट्राइबल है जो कि उड़ीसा की है। चलिए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। डोंगरिया कोर्ट क्लियरिंग द नेम्स फ्रॉम नक्सल केसेस प्रियॉरिटी बिफोर दे वोट। तो अभी आपको पता ही होगा कि लोकसभा के इलेक्शन इस समय चल रहे हैं। ठीक है, आज जो है लोकसभा के इलेक्शन का दूसरा सेकेंड फेज भी चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप समझिए कि लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ जो डोंगरिया कोंड जो जनजाति है, क्योंकि वो उड़ीसा के ऐसे इलाके से आती है जहां पर ऐसा माना जाता है कि वहां पर सीपीआई, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो माओइस्ट पार्टी है, उसका असर रहा है। तो अक्सर ऐसे ये जो जनजाति है इसके ऊपर यही आरोप लगते आए हैं, ये अक्सर सीपीआई से जुड़ी है, सीपीआई से एफिलिएटेड है। ठीक है, इनके ऊपर आरोप ऐसे लगते आए हैं, ये एफिलिएटेड है किससे, सीपीआई से। ठीक है, जो कि भारत में बैन है।
जो कि भारत में बैन है, ठीक है। अब इसके आरोप के चलते क्या होता है, कई बार इनके ऊपर ऐसे केसेस चलाए जाते हैं और इनको जेल भेज दिया जाता है। ये इनके साथ जो है एक प्रकार से नाइंसाफी होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ऐसी नाइंसाफी होती है, उसके बाद बाद में ऐसी पॉलिसीज भी लाई जाती हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। इन जनजातियों से बोला जाता है कि आप सरेंडर करिए, आपको 2 लाख रुपए सरकार देगी। तो अब इनका मानना है कि जब हम लोग उससे जुड़े हैं ही नहीं, when we are not affiliated with CPI Maoist, then how should we surrender? अगर हम जुड़े हैं ही नहीं उनसे तो हम सरेंडर क्यों करें? सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज एक ये है कि ये इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है उसको बायकॉट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन बायकॉट कर, कोई फायदा होने वाला ही नहीं है, तो हम क्यों इस इलेक्शन में भाग ले, क्यों हिस्सा लें? ये बोलते हैं कि द मेन स्ट्रीम पार्टीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस। व्हेन मेन स्ट्रीम पार्टीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस, देन व्हाई शुड वी पार्टिसिपेट इन दिस लोकसभा इलेक्शन? दैट इज द मेन कंसर्न। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ये क्या डोंगरिया कौन ट्राइब का, ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में समझ लीजिए, व्हाट इज द बेसिक डिटेल्स अबाउट कौन। थ्रू आउट द नियामगिरी हिल्स, मतलब ये नियामगिरी हिल्स के रहने वाले हैं। डोंगरिया को ट्राइब लिव्स इन द स्प्रिट विलेजेस, यहाँ पे फैले हुए इसके आसपास जो विलेज है वहीं रहते हैं। और ये पूजा करते हैं नियाम राजा, जो यहाँ के जंगल के राजा हैं उनको बोलते हैं नियाम राजा, या इन्हीं की ये पूजा करते हैं। और ये एक दूसरे से जिस भाषा में बात करते हैं उसको हम बोलते हैं कुई लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? वो है कुई लैंग्वेज, ठीक है। बस इस लैंग्वेज की क्वालिटी है, ये ओरल है, मतलब ये लैंग्वेज ओरल है। इसका कोई रिटर्न व्याकरण वगैरह रिटर्न कोई बुक नहीं, ये सिर्फ एक दूसरे से बातचीत होती है। देर इज नो रिटर्न बट स्पोकन लैंग्वेज है, ठीक है। ये रिटर्न नहीं है, स्पोकन लैंग्वेज है, ठीक है। कोंड पीपुल आपस में एक दूसरे से इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। दीज ट्राइब्स आर आल्सो नोन एज डंगरिया कंधा या डंगरिया कांधा, ऐसे बोल सकते हैं आप। ये जो ट्राइब है इनका एक दूसरा भी नाम है, इनको आप डांगरिया कांधा बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा था जो 2000 के आसपास में घटित हुआ। उसमें क्या था कि इन अर्ली 2000 द उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन प्रपोज बॉक्साइट माइनिंग इन नियामगिरी। वहां 2000 में क्या हुआ, उड़ीसा जो कॉर्पोरेशन माइनिंग कॉर्पोरेशन है उसने क्या किया, वहां बॉक्साइट के माइनिंग का एक प्रस्ताव रखा, बॉक्साइट माइनिंग का प्रस्ताव रखा, ठीक है। चूंकि अच्छी बात यह है कि ये जो जनजात, ये जो ट्राइब है, ये बायोडाइवर्सिटी, ये एरिया भी रिच बायोडाइवर्सिटी वाला है। यहाँ जो फॉरेस्ट है वो बायोडाइवर्सिटी रिच है। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, आप सोचिएगा कि जो ये ट्राइब है ये जंगलों में रहती है, ठीक है। ये ट्राइब कहाँ रहती है? जंगल में रहती है, आसपास के जंगल में रहती है। और जितने भी ट्राइब्स जो आसपास जंगल में रहते हैं, उनका सबसे मुख्य जो एक प्रकार से वो कैसे जीवित रहते हैं, जीविकोपार्जन कैसे करते हैं, वो जितने भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होंगे, जो मटेरियल होंगे, उन्हीं पर तो वो जीवित हैं, उन्हीं पर तो अपना काम चला रहे हैं। अब पता चला क्या हुआ, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन आई और उसने वहां बॉक्साइट माइनिंग शुरू किया। और जब माइनिंग होती है तो उसके आसपास के जो जंगल होते हैं उनको साफ करना पड़ता है। और जब जंगल साफ होंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी पर देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो इसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया। ये जो डोंगरिया कौन जनजाति है, इसने इसका क्या किया, पुरजोर विरोध, बहुत भयंकर विरोध किया। और ये मामला भी 2013 में सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला 2013 में गया तो हुआ क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि अगर आपको बॉक्साइट माइनिंग करनी है वहां पर, तो वहां के ग्राम सभा से आपको सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। गो एंड रिक्वायर्ड क्लियरेंस कंसेंट फ्रॉम ग्राम सभा, और इंक्लूडिंग डोंगरिया रिप्रेजेंटेटिव। डोंगरिया रिप्रेजेंटेटिव जो है उनसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। तो फिर द डोंगरिया कोंड ओवरवेलमिंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। डोंगरिया कोंड ने पुरजोर विरोध कर दिया इस प्रपोजल का, ठीक है। ये पूरा मामला है आपका। अब उम्मीद है आपको डोंगरिया कोंड जनजाति के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले वाले पर चलते हैं, अगले आर्टिकल पर। क्वेश्चनिंग द पोल्स, एक सुनील लवासा, सॉरी अशोक लवासा जी हैं, अशोक लेवासा जी हैं, इन्हीं का आर्टिकल है ये पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कुछ कंसर्न दिखाए हैं जो अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें इन्होंने देखा है कि सूरत और अरुणाचल प्रदेश से कुछ ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिनको एक प्रकार से आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है।
जैसे सूरत वाला मामला देख लीजिए, सूरत में क्या हुआ, टोटल सूरत में ये हुआ कि एक कैंडिडेट था, वो अकेला ही बच गया उसके कंस्टिट्यूएंसी में, उसकी कंस्टिट्यूएंसी में वो अकेला बच गया, तो कोई वोट हुआ ही नहीं और उसी को विजयी घोषित कर दिया गया। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो अशोक लवासा जी का मानना है कि कोई बात नहीं है कि वो अकेला रहा तो उसको जीत हासिल हो गई, लेकिन अब जो मतदाता थे, जो इलेक्टर्स थे, उनका अधिकार का क्या हुआ? उन्होंने तो एक भी वोट नहीं दिया, तो फिर कैसे जीत गए? और जीत गए तो उनका उनके वोटिंग का कोई प्रयोग भी तो नहीं हुआ। ये बेसिक जो रूल है, जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वहां तो डिस्टर्ब हो गया। द सूरत एंड अरुणाचल प्रदेश रिजल्ट are issues that all for debate where an election is made to seem free and fair despite people not having cast a single vote। मतलब आप उस चुनाव को फ्री एंड फेयर कैसे बोल सकते हैं जब वहां के मतदाता ने एक भी वोट नहीं किया? वहां के मतदाताओं ने एक भी वोट नहीं किया, नॉट ए सिंगल वोट, नॉट ए सिंगल वोट कास्ट। और जब एक सिंगल वोट कास्ट नहीं हुआ तो कैसे वो फ्री एंड फेयर हो गया? हालांकि अगर रूल्स के आधार पर देखा जाएगा, अगर बेसिक रूल्स देखे जाएंगे, तो रूल 11 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 says the returning officer shall cause a copy of the list of contesting candidate to be affixed in some conspicuous place in his office and where the number of contesting candidate is equal to। ये बोल रहा है कि अगर सीट, जितनी सीट है उतने ही कैंडिडेट हो गए, जैसे मान लो 10 सीट है और 10 ही कैंडिडेट हो गए, तो फिर लड़ाई करने की जरूरत क्या? चुनाव क्यों होगा फिर? ठीक है, जितने हैं अगर बराबर हैं और लेस देन, या सीट 10 है, सीट जो है 10 है और कैंडिडेट 9 है, तब भी लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, तब भी चुनाव का कोई मतलब नहीं निकला। द नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड, जो सीट है उनको भर दिया जाए। ही शैल इमीडिएटली after such affixation declare under subsection 2 or as the case may be sub, subsection 3 of the section 53 the result of the election in such one of the forms 21 and 21b as be appropriate। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जितनी सीट है उतने ही कैंडिडेट, या जितनी सीट है उससे कम कैंडिडेट, तो फिर ऐसी स्थिति में वहां का जो पोलिंग ऑफिसर है, जो इलेक्शन अफसर है, वो क्या करेगा? वो सूचित करेगा उनको, क्या करेगा? उनको मान लेगा कि ये जीत गए। अब अगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि वहां मतदाताओं ने तो वोट ही नहीं डाला, एक सिंगल वोट नहीं पड़ा, उसके बाद भी ये लोग जीत गए, तो यहाँ फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है, उसकी जो भावना है, उसका जो स्पिरिट है, उस पर एक कुठाराघात है ये। ठीक है, अब यही ऐसे ही कुछ एक रूल जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आरपीए आरपीए 1951 में भी ऐसा ही एक रूल है, उसको आगे देखेंगे। आरपीए में एक रूल है, क्या है? रिमेंबर द रिसेंट एग्जांपल ऑफ सूरत लोकसभा सीट वेयर द 2 कैंडिडेट्स वेयर डिस्क्वालिफाइड एंड 8 अदर्स विथड्रा। मतलब टोटल 10 कैंडिडेट थे या मान लीजिए 11, जिसमें से 2 तो हट गए, डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया गया, और 8 जो है उन्होंने स्वयं ही विथड्रा कर लिया। तो बचा हुआ जो एक कैंडिडेट होगा वो क्या होगा? वो जीत जाएगा, सीधी बात है। तो सेक्शन 53 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 सेज, उसका जो पहली बात है वो बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स, अगर कैंडिडेट जो है वो नंबर ऑफ सीट से ज्यादा है, तब तो पोल होगा। पोल मतलब क्या होता है? इलेक्शन, तब पोलिंग होगी। अगर नंबर ऑफ सीट्स आर लेस देन नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो उस टाइम पर पोलिंग होगी। ठीक है, उस टाइम पर तो चुनाव होगा ही, क्योंकि सीट कम है, लोग ज्यादा है, तो चुनाव करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा मामला पैदा होगा, इफ द नंबर ऑफ सच कैंडिडेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड, अगर जितने कैंडिडेट हैं और उतने ही सीट है उसको भी फिल किया गया, और तो क्या होगा? द रिटर्निंग ऑफिसर शैल forthwith declare all such candidate to be duly elected to fill those seats। तो क्या करेगा रिटर्निंग ऑफिसर? क्या करेगा? उनको विधिवत घोषणा करेगा कि वो लोग जीत गए, वो लोग क्या हो गए? जीत के विजयी हो गए। अब यहाँ बस एक ही दिक्कत है, अगर वो लोग जीत गए तो फिर मतदाताओं ने वोट क्यों नहीं किया? अगर मतदाताओं का मन होता कि इनको हम तो चुनना ही नहीं है, वही व्यक्ति जीत गया जिनको जनता सोच रही थी कि इसको नहीं चुनना है,
तब तो मामला खराब हो गया ना फिर। तब तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे बोलेंगे? मतलब किसी ने वोट ही नहीं दिया और व्यक्ति जीत गया, तो वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और जो जनता है उसका मन कैसे पता चलेगा कि हम किसको वोट देना चाहते हैं? अब इसी से संबंधित एक अगला मामला है नोटा बटन का। ठीक है, नोटा जो बटन है उसका मामला है। द क्वेश्चन रेज बाय सम इज दैट प्रोसेस डज नॉट अलाउ इलेक्टर्स टू एक्सरसाइज द नन ऑफ द एबव ऑप्शन। कुछ एक लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ऐसे जो सूरत और अरुणाचल प्रदेश में एक ही कैंडिडेट बचे और जो जीत जीत जिनको जीत मिल गई, उनके मामले में ये दिक्कत है कि जो वहां की जनता है, जो पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, उनको तो ये भी मौका नहीं मिला कि वो नोटा पर जाकर बटन दबा सकें, नोटा दबा दे जाकर, नन ऑफ द एबव दबा दें, जिससे उन कम से कम ये पता चल सके कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से कोई मुझे नहीं पसंद है, तो मैं नोटा बटन दबा दूंगा। लेकिन अब आपको थोड़ा सा नोटा के बारे में बताएं कि एक स्पेशलिटी इसकी क्या बता रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि नोटा बटन दबाने से किसी प्रकार का फर्क पड़ेगा चुनाव पर। एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव पर। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि मान लीजिए 100 टोटल इलेक्टर्स थे, 2 कैंडिडेट थे और 99 लोगों ने नोटा बटन दबा दिया। ठीक है, बचा एक इलेक्टर और एक इलेक्टर ने ए नामक एक नामक ने उसको कैंडिडेट को चुन लिया, तो जो दूसरा है वो हार गया और जो एक एक वोट पाने वाला है वो जीत गया। तो आपके 99 वोट जो नोटा पर चले गए थे, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इससे ये समझ में आना चाहिए कि दैट नोटा डज नॉट इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शन प्रोसेस। नोटा बटन का इलेक्शन प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? नोटा ऑप्शन वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर लॉ। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है, उसमें नोटा बटन का कोई जिक्र नहीं है। कानून में, संविधान में कहीं नोटा का जिक्र नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट को आप धन्य मानिए कि उसने जो है नोटा बटन दबा दिया, सॉरी, नोटा बटन को प्रचलन में लाया। किसी ने पूछा कि अगर मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद ना हो तो मैं किसको वोट दूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए ठीक है, आपके लिए एक अलग से बटन बनाते हैं जिसको बोला गया नोटा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, इन एनी वे माइट शुड इंसल्टिंग टू दोज हु थिंक दैट वे। जिनको भी लगता है कि नोटा बटन का कुछ पावर होगा, तो उनके लिए स्पेशली बताना जरूरी है कि नोटा बटन का कोई पावर नहीं होता। ठीक है, द पिटी इज दैट इट डज नॉट इवन सीम टू अफेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज। और नोटा बटन का पॉलिटिकल पार्टी पर किसी भी प्रकार से कोई असर होता नहीं है। व्हाट वाज कंसीव्ड टू बी ए प्रोग्रेसिव रिफॉर्म टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल कल्चर हैंग्स ओवर द सिस्टम लाइक एन इंटेलेक्चुअल एंजल। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये जो सारे चुनाव हो रहे हैं, उस पर जो इलेक्टर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उनका कोई असर पड़ता है क्या? देखिए सीधी बात, पहले समझ लीजिए इलेक्टर कौन है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है उसमें कहा गया है ए पर्सन हुज नेम इज इंटर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड हु इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उसके कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल पोल या इलेक्टोरल रोल में पड़ गया हो और वो किसी प्रकार से डिस्क्वालीफाई ना हो, तो ऐसे ही व्यक्ति को हम बोलते हैं इलेक्टर या मतदाता। ठीक है, ए पर्सन हु डज नॉट हैव इवन अ सिंगल वोट वुड सिट इन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर कंस्टिट्यूएंसी। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कोई एक ही कैंडिडेट किसी कंस्टिट्यूएंसी से निर्विरोध चुना जाता है और वो जाएगा कहाँ बैठेगा? पार्लियामेंट में जाकर बैठेगा। किस किस बात पार्लियामेंट में जाके बैठेगा? उसको किसी एक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया और वो किसको प्रेजेंट कर रहा है वहां जाके? वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को वहां अपने मतदाताओं को प्रेजेंट कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ और उसको एक सिंगल वोट नहीं मिला है। ये बताइए आप किस तरीके से न्यायपूर्ण है भारतीय व्यवस्था में? ये किसी प्रकार से न्यायपूर्ण नहीं है। अशोक लेवासी जी ऐसे ही बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, रूल के आधार पर तो सब ठीक है, परंतु नैतिकता और जो सही चीज है उस आधारों पर ये एक प्रकार से नकारात्मक असर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोलेजियम है वो चलता रहेगा। ठीक है, कोलेजियम चलता रहेगा और ये एनजैक जो है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका रिवाइवल कोई चांस ही नहीं रिवाइवल होने का। बस यही मेन दिक्कत है। ठीक है, सॉरी दिक्कत नहीं है, यही बहुत अच्छी बात है। किसी ने दोबारा से पिटीशन फाइल किया था कि क्या हम दोबारा से एनजैक को रिवाइव कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला पहले ही बंद हो गया है, आप हमारा समय क्यों खा रहे हैं या अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है
कि एनजैक जो है ना, एनजैक का सबसे बड़ा दिक्कत क्या थी? एनजैक एक ऐसा कानून था जिसमें कार्यपालिका भी हस्तक्षेप कर सकती थी, जिसमें कार्यपालिका हस्तक्षेप कर सकती थी, सरकार बहुत बड़ा हस्तक्षेप कर सकती थी। किसमें हस्तक्षेप होता? जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। जुडिशियल अपॉइंटमेंट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज हैं, इनको अपॉइंट करने के लिए अगर सरकार उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती, तो अनुच्छेद जो 50 है, आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या लिखा है? सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स, मतलब शक्तियों का एक प्रकार से पृथककरण है। ठीक है, शक्ति का क्या है? पृथककरण। एक दूसरे को दबाने के लिए या एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो उस आर्टिकल का मेन बात क्या है? जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये आपस में एक दूसरे के अनुपूरक हो सकते हैं, एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 50 का मेन मोटो है। ठीक है, और इसी का जो है उल्लंघन हो रहा था एनजैक में, जो 2014 में लाया गया था सरकार के द्वारा। उसमें इसी का उल्लंघन हो रहा था और इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। थोड़ा सा आगे इसको और समझते हैं, कोलेजियम सिस्टम को थोड़ा समझते हैं कि कोलेजियम सिस्टम आखिर में होता क्या है। कोलेजियम सिस्टम बेसिकली एक ऐसा प्रणाली है जिसमें जो जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ के कुछ और सीनियर मोस्ट जज मिल करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका चुनाव करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है कोलिजियम के बारे में। ठीक है, इट इज द सिस्टम अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैज इवॉल्व थ्रू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड डू नॉट बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि जो कोलेजियम प्रणाली है वो पार्लियामेंट द्वारा नहीं लाई गई। ये बात ध्यान रखिए, कोलेजियम प्रणाली जो है वो पार्लियामेंट ने नहीं लाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने लाया है, यानी कि जुडिशियरी ने अपने केसेस में लाया। जैसे कि 1993 का एक सेकंड जजेस केस हुआ था, उसी में कोलेजियम प्रणाली को क्या किया जाए? लागू किया गया था। अब चलिए थोड़ा उसका एक इवॉल्व देख लेते हैं कैसे डेवलप हुआ। तो पहला जजेस केस आया 1981। ठीक है, इट डिक्लेयर दैट प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कॉग्निजेंट रीजंस। मतलब कि अगर 1981 का जो पहला केस है उसमें कहा गया कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी प्रकार की सलाह देता है राष्ट्रपति को, चाहे तो वो ट्रांसफर जजेस का ट्रांसफर हो, चाहे उनका अपॉइंटमेंट, तो उनको किसी कारण की वजह से नकारा जा सकता है, मतलब उनकी बात नहीं मानी जा सकती। ये पहले केस में है। मतलब कि अगर दूसरे भाषा में बोला जाए, जो सीजेआई का जो सलाह है वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। ये पहले केस की कहानी है। ठीक है, पहले केस की यही कहानी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जो भी सलाह देगा वो बाध्यकारी नहीं होगा राष्ट्रपति के ऊपर। दूसरा मामला समझिए, द रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशियरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। मतलब कि इस केस ने क्या किया? एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी, मतलब कि प्राथमिकता किसको दी गई? कार्यपालिका को। कार्यपालिकीय अपॉइंटमेंट को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है किसके ऊपर? न्यायपालिका के ऊपर। मतलब कि अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट, उनके जजों की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता ही है, प्रेसिडेंट करता है। तो इसमें प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना, कार्यपालिका का हिस्सा है प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या बताएगा? एग्जीक्यूटिव को प्राइमरी मान लिया गया, प्राथमिक मान लिया गया। ये पहला केस। अब सेकंड केस के बारे में समझिए। सेकंड केस जो था 1993 में आया था, इसमें क्या हुआ? इसमें ही ईएससी इंट्रोड्यूस कोलेजियम सिस्टम। ये जो कोलेजियम प्रणाली है वो दूसरे जजेस केस में ही इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें मामला पलट गया। पहले केस को पलटते हुए इसमें यह बताया गया कि जो कोर्ट का कंसल्टेशन है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके जो सीनियर मोस्ट जजेस है, उनका जो कंसल्टेशन है वह प्रेसिडेंट पर बाध्यकारी होगा। वह प्रेसिडेंट पर क्या होगा? बाध्यकारी होगा। कंकरेंस, सहमति उनकी क्या होगी? बाध्यकारी मानी जाएगी। It added it was not the CGI's individual opinion but an institutional opinion formed in consultation with the two senior most judges in the SC। मतलब कि इस वाले केस में कहा गया कि अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही सलाह नहीं मानेगा राष्ट्रपति,
उसके साथ दो और सीनियर मोस्ट जज होंगे, तो उस समय जो कोलिजियम बना वो 1+2 पर बना। एक सीजेआई होगा और दूसरा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहीं से कोलिजियम प्रणाली का एक प्रकार से जन्म होता है, सेकंड जजेस केस से, आप समझिए। अब एक तीसरा जजेस केस आता है। थर्ड जजेस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रेसिडेंट्स रेफरेंस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसको सलाह देता है, प्रेसिडेंट को। तो उसी रेफरेंस में ये कहा गया कि एक्सपेंडेड द कोलेजियम, कोलेजियम प्रणाली को और थोड़ा बड़ा कर दिया गया, और इसमें क्या किया गया, 5 मेंबर की बॉडी बना दी गई, जिसमें एक सीजेआई होगा, एक सीजेआई होगा और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये आपका हो गया कोलेजियम प्रणाली। ये प्रणाली जो है पार्लियामेंट ने नहीं लाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने लाया है। अब आगे समझिए, आर्टिकल्स रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसका आर्टिकल क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट है। और अनुच्छेद 217 जो है वो हाई कोर्ट के जो जज है उनका अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब एनजैक के बारे में समझिए, व्हाट इज एनजैक। एनजैक द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन was a body proposed by the government of India. It was responsible for the recruitment, appointment, and the transfer of judicial officers, and legal employee under the India central and state governments. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके भी नियुक्ति और उनके ऑफिसर की सारी नियुक्ति जो है वो एनजैक के तहत होनी थी। ठीक है, और इसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको निरस्त कर दिया। और अभी आप जो आर्टिकल पढ़ रहे थे उसमें एनजैक को दोबारा से जीवित करने की बात की जा रही थी, दोबारा से रिवाइव करने की बात हो रही थी। ठीक है, चलिए अब अगले आर्टिकल पर आते हैं। फेज 2 ऑफ लोकसभा पोल्स टुडे 1202 कैंडिडेट्स इन फ्रेम। ठीक है, इसमें बस दो चार चीजें समझनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको समझने की जरूरत नहीं है। द स्टेज इज सेट फॉर पोलिंग इन 88, मतलब जो दूसरा फेज है वो कहाँ कहाँ उसका चुनाव होने वाला है, 88 कंस्टिट्यूएंसीज में होगा। ठीक है, 88 कंस्टिट्यूएंसीज में होने वाला है, 13 स्टेट इसमें इन्वॉल्व होंगे, और इन द सेकेंड फेज ऑफ लोकसभा, और ये कब से है, फ्राइडे से। ठीक है, इससे ज्यादा जानकारी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आज जो है फेज 2 का इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है, 88 कंस्टिट्यूएंसी में होने वाला है, टोटल 13 स्टेट क्या है इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें केरला है, कर्नाटका है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये सारे स्टेट शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए अगले वाले आर्टिकल पर आते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आजकल बड़ा ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। आजकल जो है लोग फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल बहुत करते हैं, फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं गोरा होने के लिए। ठीक है, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है, भारत में भी बहुत बड़ी बीमारी है ये, गोरा दिखने की बीमारी। ठीक है, वो कहा जाता है कि ये वर्ण जो है, इसको वर्ण भेद के तहत आप समझ सकते हैं कि कोई काला है और कोई गोरा है। अगर बायोलॉजिकली देखा जाए, गोरा काला का सबसे बड़ा अंतर जो है वो है मिलेनिन की वजह से। ठीक है, मिलेनिन एक पिगमेंट होता है जो कि स्किन को डार्क करता है, स्किन को डार्क करने के लिए जाना जाता है। तो जिसके अंदर मिलेनिन ज्यादा होता है वो काले हो जाते हैं, जिनके अंदर मिलेनिन कम होता है वो गोरे हो जाते हैं। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब लोग अपने चेहरे को गोरा करने के चक्कर में क्या करते हैं, फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, और उसी फेयरनेस क्रीम से उनको तमाम खतरनाक बीमारियां होती हैं, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक किडनी विशेषज्ञ थे जिनको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, इन कोजिको नोटिस स्पेसिफिक पैटर्न। उन्होंने एक रोग देखा, रोग का नाम था मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। अच्छा, ये रोग क्या है, ये रोग है जिसमें किडनी की जो कैपेबिलिटी होती है फिल्टर करने की टॉक्सिक मटेरियल्स, जैसे जो जितने भी गंदे पदार्थ हैं, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स लिक्विड्स हैं, वो किडनी का काम होता है उनको फिल्टर करके साफ करना। तो ये जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी नामक रोग है, इस रोग में किडनी की यही जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म तो नहीं होती है, कम हो जाती है। और जब ये कैपेबिलिटी उसकी कम हो जाती है तो आपके यूरिन में क्या होने लगता है, आपके यूरिन में प्रोटीन ज्यादा आने लगती है। ठीक है, जब आपके यूरिन में प्रोटीन ज्यादा आएगी तब उसको हम क्या बोलेंगे, उस केस को हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। ठीक है, मतलब आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि एक बहुत खतरनाक रोग का लक्षण है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। ठीक है,
तो ये कैसे हो रहा है, समझने वाली बात है, ये कैसे पैदा हो रहा है ऐसा रोग। द पेशेंट एडमिटेड टू द रेगुलर यूजेज ऑफ फेयरनेस क्रीम्स। अब एक बेसिक चीज समझिए, जो फेयरनेस क्रीम होती है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? फेयरनेस क्रीम में होता है मरकरी, ठीक है। फेयरनेस क्रीम में क्या होता है? मरकरी। और मरकरी का मेन काम क्या होता है? मरकरी जब आपके शरीर में जाता है तो जो मिलेनिन पिगमेंट है, जो मिलेनिन है, उसको बनने से रोकता है ये, ठीक है। जब उसको बनने से मरकरी रोकता है तो आप धीरे धीरे हल्के हल्के गोरे होने लगते हैं। तो आपको लगता है कि जो आपका फेयरनेस क्रीम है बहुत अच्छा है, आपको गोरा कर रहा है, असल में वो क्या करता है? मिलेनिन जो है उस मरकरी जो है उस मेलानिन के बनने को रोकता है। तो लोग हल्का हल्का, पूरे तो नहीं, लोग हल्का हल्का गोरे होने लगते हैं। तो उसका एक असर ये भी है कि जब आप उस फेयरनेस क्रीम का यूज करना बंद कर देंगे, वापस से आप उतने ही काले हो जाएंगे जितने थे, ठीक है। अब इससे क्या दिक्कत है? इससे समस्या ये आ रही है कि ये जो मरकरी है, लोगों को लगता है कि हम फेस पे क्रीम लगाएंगे तो उससे मरकरी कैसे अंदर जा सकती है? मरकरी जो है वो स्वेट ग्लैंड से आपके अंदर चली जाती है। जो आपके फेस पर स्वेट ग्लैंड्स होती है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, बाल के जो जड़ होते हैं, वहां से मरकरी क्या होती है? अंदर जाती है और जाकर अपने आपके किडनी को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है, ठीक है। वो आपके किडनी को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, जिससे आप में एक भयंकर बीमारी हो जाती है। जैसे क्या लिखा हुआ है? पीपुल आर unaware that mercury in face cream can be absorbed through the sweat glands, sebaceous gland and hair follicles and absorbed by the all tissues। जो हमारे शरीर के सारे टिश्यूज हैं वो मरकरी को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड रिपीटेड टॉपिकल यूज रिजल्ट इन सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी मैनिफेस्टिंग अ डैमेज टू द किडनीज। उससे उनका किडनी क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। ये अभी हाल ही में एक न्यूज आई, हाउ केराटिन बेस्ड हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट, मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट जो आपके बालों को स्ट्रेट बनाते हैं, जो आपके हेयर को क्या करते हैं? स्ट्रेट बनाते हैं। उसमें एक खतरनाक एसिड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड डेरिवेटिव। ये भी हमको क्या करते हैं? सीवियर किडनी इंजरीज इन वुमेन, महिलाओं के अंदर बहुत भयंकर किडनी की बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट छपी थी किडनी इंटरनेशनल में। तो आपको इस पूरे आर्टिकल से ये बात समझ में आ गई होगी कि जो फेयरनेस क्रीम्स है उससे हमें बहुत खतरा हो सकता है, वो हमारे किडनी के लिए बहुत घातक होती है। अब इसे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें जो हमारी किडनी है वो फिल्टर करना, उसकी जो फिल्टर करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब मरकरी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? Mercury is a highly toxic heavy metal which is used in fairness anti-aging creams as in inorganic form, ठीक है। It can inhibit the formation of melanin resulting lighter skin tone। मतलब ये भी यही बात बता रहा है कि मेलानिन का जो होता है उसका जो स्राव होता है एक प्रकार से उसको कम कर देता है, जिससे आदमी या औरत जो है उसका जो फेस है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, थोड़ा चमकने लगता है और लोगों को लगता है कि क्रीम का असर हो गया, ठीक है। द अदर एडवर्स इफेक्ट लिस्टेड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसे ही स्किन प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा वार्निंग जारी की, जिसमें उसने कहा है स्किन डिस्कलरेशन एंड स्कैरिंग। जो आप इस क्रीम को इस्तेमाल करेंगे, ऐसे क्रीम्स का इस्तेमाल करने से आपका जो स्किन है उसका कलर जा सकता है, ठीक है। उसका कलर जा सकता है, आपके चेहरे पर स्कैरिंग आ सकती है, आपके स्किन का जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी कम हो सकती है। और रेजिस्टेंस पावर हो जाने का मतलब आपके चेहरे पर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो बढ़ने लगेगा, वो कम नहीं होगा, ठीक है। इससे आपको एंजाइटी हो सकता है, फेरल न्यूरोपैथी, मतलब आपकी तंत्रिका तंत्र पर भी इसका असर पड़ सकता है। वी फाइंड दैट देयर इज लिटिल acceptance from people to stop the use of particular face cream because as soon as they stop using it the skin becomes dark again, ठीक है। इन ये इसको इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि जो ही वो इस क्रीम का इस्तेमाल करना बंद करेंगे तुरंत वो फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे, ठीक है। एक मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोग कृपया इसको अपने स्तर पर देखिए और एज ए सिविल सर्वेंट, मतलब सिविल एस्पिरेंट, आपका भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो गोरा बनने की एक ये गोरा बनने की जो एक लत है, आदत है, इसको आप छोड़िए, ठीक है। क्योंकि गॉड ने जो आपको फेस दिया है, जो कलर दिया है, वो आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। और इस दुनिया में गोरे और काले हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। काले लोग भी उतने ही सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं जितने लोग गोरे दिखते हैं। ये आपके दिमाग में जो एक प्रकार का क्या उसको बोलते हैं, कंजर्वेटिव थॉट जो बैठ गया है कि गोरा आदमी ही अच्छा होता है, काला आदमी अच्छा नहीं होता है। गोरे गोरे क्या उसको बोलते हैं, काले दिल वाले तेरा मुंह काला, मतलब कि काला दिल हो जाएगा तो जो मुंह आपका काला हो जाए, सॉरी, काले रंग वाले
तेरा मुंह काला, ठीक है। तो ये सारी थॉट्स जो है उसको आप छोड़िए, आप कृपया करके आगे बढ़िए और अच्छे थॉट्स रखिए, ठीक है। इसमें एक लास्ट चीज समझ लीजिएगा, इट सेड दैट द 213 फेयरनेस प्रोडक्ट फ्रॉम 12 कंट्रीज, मतलब कि 213 फेयरनेस प्रोडक्ट जो 12 कंट्रीज में परचेज किए जाते हैं और एनजीओ के द्वारा टेस्ट किए जाते हैं, उसमें से तकरीबन 90% प्रोडक्ट में मरकरी पाई जाती है। उसमें से जो 90% प्रोडक्ट हैं उसमें मरकरी पाई जाती है, तकरीबन 191 प्रोडक्ट। mercury concentration ranging from 1.18 to 74,800 ppm ऑफ मरकरी। आप सोचिए कि 1.18 से रेंज लगाया गया और वो कहां तक पहुंच गई, 74,800 ppm तक, और मरकरी वे अबव द 1 ppm लिमिट। और जो क्या कहते हैं मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ था जापान का एक मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन में ऐसा बोला गया था कि 1 ppm से ज्यादा अगर मरकरी आपके प्रोडक्ट में हो रही है तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इन सब चीजों को फॉलो नहीं किया जाता और परिणाम स्वरूप ऐसे खतरनाक खतरनाक रोग हमको हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए, और उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर का शो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से कल आपके सामने हाजिर होंगे, तो जाते हैं आपसे गुजारिश है कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जितने भी लोग यूपीएससी के परीक्षा देना चाहते हैं, देने वाले हैं, जो 2025 का कैलेंडर जारी हो चुका है, उसको ध्यान रखते हुए कृपया अपने करंट अफेयर्स को आप और मजबूत रखिए, ठीक है। बहुत मजबूत करने का प्रयास करिए, क्योंकि करंट अफेयर से मैक्सिमम मैक्सिमम 30 to 40 एवरेज क्वेश्चन हर साल जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो जितना अच्छा पकड़ आपका करंट अफेयर पर होगा, क्वालिफाई करने का आपका चांस उतना ही बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कल मैं फिर इसी टाइम पर आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।